आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। फहश तबसरे पर रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार। कहा, दिमाग में गंदगी भरी है, मुकदमा क्यों सुने, बिना इजाजत मुल्क से बाहर जाने पर भी रोक। नासिक में महाराष्ट्र बिल्डर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात को लेकर किया एहतजाज। कहा, हमसे काम लिया गया लेकिन हमें बकाया रकम नहीं दी जा रही। गुनागो मुश्किलात का है सामना। संजय राउत ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब पर हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, राजीव कुमार ने इंतखाबात का तमाशा बना दिया था। अब देखते हैं ज्ञानेश्वर कुमार क्या करते हैं। और अब खबरें तफसील से। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के जरिए समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में वालिदैन पर किए गए गंदे मजाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगल को समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने रणवीर अलाहाबादिया के फहश तबसरे पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए उन्हें फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि रणवीर अलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे शख्स का मुकदमा हम क्यों सुने। अदालत ने रणवीर को हुक्म दिया कि वो उनकी इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। यूट्यूबर अलाहाबादिया को उनका पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा करने को कहा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के सिलसिले में ही गिरफ्तार से रणवीर अलाहाबादिया को अबूरी राहत दे दी। वहीं अदालत ने एफआईआर को एक साथ जोड़ने की उनकी अर्जी पर भी नोटिस जारी किया और महाराष्ट्र, असम और जयपुर में दर्ज एफआईआर पर गिरफ्तारी पर अबूरी रोक लगा दी। अदालत ने रणवीर को जांच में ताउन करने का हुक्म दिया। महाराष्ट्र विमेन कमीशन की चेयरपर्सन रूपाली ठक्करकर ने सुप्रीम कोर्ट से रणवीर अलाहाबादिया को जमानत मिलने पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और इसको पुलिस से ताउन करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को जमानत दी और तमाम एफआईआर को एक जगह जमा करने की हिदायत दी। लेटर करे एडवोकेट आशीष जी रॉय और उनके सभी साथियों ने हमारे वुमन कमीशन के पास एक तकरार दर्ज की थी रणवीर अलाहाबादी के बारे में। उनका द इंडिया गॉट लेटेंट प्रोग्राम है, इसमें बहुत गंदी बातें होती रहती है और बहुत गंदे कंटेंट इसमें रहते, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और उस लेटर का रेफरेंस लेके हमने मुंबई आयुक्त को लेटर भेजा था और कहा था कि इनकी पूरी की पूरी जानकारी ले और उनके ऊपर जो भी हो वो कार्रवाई कर ले। दूसरे ही दिन एफआईआर दर्ज करके उनका शो जहाँ भी शूट हो के आ जाता है मुंबई में, वो देख के मुंबई पुलिस और मुझे लगता है बाकी के बहुत जगह पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और उनका तपास शुरू है। जो भी अहवाल आएगा वो राज्य महिला आयोग को दे देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी अच्छी तरह से फटकारा है और कहा है कि इनके जितने भी शो हो गए वो आगे से बंद किए जाए। जो भी गंदे कंटेंट लेके शो किए, जो छोटे से रील्स के जरिए जितने भी शूट किए वो हटा दिए जाए। और पूरी की पूरी गंदगी इनके दिमाग में है, इसीलिए ऐसी गंदी बातें माता पिता के बारे में ये लोग कर रहे हैं। तो पुलिस जो भी जानकारी इनके तरफ से चाहिए वो जानकारी पुलिस को दी जाए और पूरा सहयोग ये लोग पुलिस को करे। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जानकारी एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद आगे की जो तपास भी पुलिस को करना है वो आसानी से कर पाएंगे। और दूसरी बात, आगे के जितने भी शो है और वो बंद किए जाए। पिछले बार में और उसके पहले भी जितने भी शो किए गए और शो में जो गंदी कंटेंट उन्होंने लेके शूट किया है वो डिलीट किया जाए, हटा दिया जाए और यहाँ से आगे ऐसे कौन से भी शो ना करें। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर कुमार को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया। ज्ञानेश्वर कुमार पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकरीरी के लिए नए कानून के तहत तैनात किया गया है। उनकी मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2029 तक रहेगी। इसके कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन कमीशन आइंदा लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर विवेक जोशी को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया। विवेक जोशी 21 मई 1966 को पैदा हुए और 2031 तक इलेक्शन कमीशन में खिदमात अंजाम देंगे।
शिवसेना यूपीटी लीडर और राज्यसभा एमपी संजय राउत ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब पर हुकूमत को निशाना बनाया। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी कमेटी के रुकन है और उन्होंने अपनी बात रखी। संजय राउत ने कहा कि एक अच्छी बात यह है कि राजीव कुमार चले गए, जिन्होंने मुल्क के इंतखाबात का तमाशा बना दिया है, और अब ज्ञानेश्वर कुमार आ गए हैं। अब देखते हैं ज्ञानेश्वर कुमार इस तमाशे को बंद करते हैं या और भी बड़ा तमाशा करते हैं। नहीं, अभी मालूम नहीं। देखिए, अभी कांग्रेस राहुल गांधी जी उस कमेटी में है। राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी है, तो ज्ञानेश कुमार जी है। लेकिन एक बात तो सही है कि राजीव कुमार चले गए, जिसने देश का चुनाव का एक तमाशा बनाया था, वो चले गए। लेकिन अभी ज्ञानेश कुमार जी ये तमाशा बंद करते हैं या और बड़ा तमाशा करते हैं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो राजीव कुमार जी ने ये कहा है उसका टिप्पा इलेक्शन जो विरोधी है वो इलेक्शन पे ना दुपे, उनकी हार है। ये कौन बताएंगे? मानना चाहिए, ये कौन बोलेंगे? राजीव कुमार जी को बोलो ये पॉलिटिकल बयान बंद करो। आपने जो नुकसान किया है देश का, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। आपने जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो बेईमान लोगों को मान्यता दी है, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। तो शिंदे गुट की सिक्योरिटी घटाई गई है, क्या देखना उसको? मुख्यमंत्री का अधिकार है, गृह मंत्री है, उनको लगता है। इनके बीच में ऑल इज नॉट वेल है सर। हाँ, मैं देखिए ऐसा है, ये लोग जो कहते हैं हमेशा शिंदे गुट वाले, क्या हम टाइगर हैं, हम डरते नहीं, और जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो खत्म हो गई, तो आपको डर किसका है? तो आप आगे पीछे चार चार गाड़ियां लेकर क्यों घूम रहे? आपको डर किसका है? डर तो है ना आपके मन में, हाँ, कि कभी भी रिवोल्ट हो सकता है और आपको जूते पड़ सकते हैं, आपके ऊपर पत्थर पड़ सकते हैं। कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने भी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब पर मरकज को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों के वोट पे डाका डालना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय अभी भी बाकी है, वो उस निर्णय की राह न देखते हुए जिस तरह से सीजीआई को नियुक्त किया गया है और जो नाम लाया गया है, जिसके ऊपर राहुल जी ने ऑब्जेक्शन लिया था, उसी को इन लोगों ने सीजीआई बनाया। सबसे बड़ा एक मुद्दा है यहाँ पर, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में पारदर्शिता रहे, लेकिन मोदी सरकार और बीजेपी चाहती कि लोगों के वोटों के ऊपर डाका डालना, लोकतंत्र का मर्डर करना, ये कदापि कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसमें निष्पक्ष आदमी बैठना चाहिए, पारदर्शिक ये चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल ले, ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल हमारे एक नए युवा साथी को ये मौका मिला है, उनके नेतृत्व में पार्टी और आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विकिपीडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक़ काबिल एतराज़ मवाद है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हमने काबिल एतराज़ मवाद को हटाने के सिलसिले में हिदायत दी है। हमारे जो साइबर विभाग के प्रमुख है, जो आईजी साइबर है, विकिपीडिया पे छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ जिस प्रकार की बातें लिखी गई है, इसका हम निषेध करते हैं, इसके भर्त्सना करते हैं। और हमने हमारे जो साइबर विभाग के प्रमुख है, जो आईजी साइबर है, इनको ये कहा है कि वो विकिपीडिया से बात करें और जो भी यंत्रणा इसको संचालित करती है उनसे बात करके ये सारी चीज़ें विकिपीडिया से निकले, जो गलत है, जो झूठी चीज़ है वो निकले और सही चीज़ें उसके ऊपर आए, इस प्रकार का प्रयास करें, ऐसा आदेश दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए सदर हर्षवर्धन सबकल ने सदर बनने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को खराज अक़ीदत पेश किया और उनके नक्श कदम पर चलने का अहद किया। केवल महाराष्ट्र का नहीं तो देश का और विश्व का इतिहास शिवाजी महाराज का नाम लिए बगैर पूरा हो नहीं सकता। और अर्थात महाराष्ट्र तो शिवाजी महाराज की आन बान और शान है, और तो जो शिवाजी महाराज की जो प्रेरणा है हम सबके लिए मार्गदर्शक है। और उसी शिवाजी महाराज को यहाँ नतमस्तक होते हुए
उनके वसूलों पर, उनके विचारों पर चलने का कर्मठता के साथ संकल्प करने हेतु आज मैं यहाँ पर आया हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंद स्वराज को लेकर हम आगे जाने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में ठेकेदारों ने एहतजाज किया और महकमे की जानिब से बकाया रकम वागजार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमसे काम करवाया गया लेकिन रकम नहीं दी जा रही है। इस तरह हमें कई मुश्किलात का सामना है। ये हम किस्त भर सकते हैं और ना कोई दूसरा काम कर सकते हैं। हुकूमत को इस सिलसिले पर गौर करना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके पेमेंट देना बाकी है। सिर्फ नासिक का विचार करते हैं तो 4000 करोड़ 4000 कोटी रुपया सिर्फ सब ठेकेदारों को देना बाकी है। और पूरे महाराष्ट्र में कभी कंसिडर करते हैं तो 90,000 करोड़ रुपया देना बाकी है। इतने बड़े पैसे, इतने ज़्यादा तौर पर पैसे कॉन्ट्रैक्टर्स के अटके हुए हैं। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स आजकल सभी उनके ऊपर जो डिपेंड है, सप्लायर्स है, उनको हमने पैसे दिए नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर से दिए गए नहीं है। बैंक लोगों का कर्जा हमारे ऊपर है और जो भी कुछ वित्त संस्था है उनके कर्जा है और सब जगह से हमारी ब्लॉक हो गए। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? मतलब अभी तो इतने वर्स्ट पोजीशन हो गई कि हमको बाहर घूमना मुश्किल हो गया। ऐसी पोजीशन यहाँ आ गई है। अभी यहाँ नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेला होने जा रहा है 2027 में, तो उसके लिए अभी इस प्रकार से पैसे देने बंद कर दिए उन्होंने, तो वो होना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे ही करेंगे, हमारे से काम करा के वापस पैसे नहीं देंगे तो वो भी जमने वाला नहीं है। तो हमारी शासन से गुजारिश है, विनंती है कि जितने जल्दी हो सके हमारे जितने भी पेमेंट बचे हुए उनको दे देना चाहिए। और हमारे नासिक के 4000 कोटी रुपए और पूरे महाराष्ट्र के 90,000 करोड़ रुपए उनका प्रोविजन करके ये पूरा क्लियर होना चाहिए। किसानों के मफाद के लिए अकोला में प्रमीला ताई और सभागृह में शेतकरी विकास मंच महाराष्ट्र के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा किसान संविधान सभा में किसानों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पर करारदादें मंजूर की गई, जिसमें किसानों की फसलों को MSP गारंटी देना, फसलों को नुकसान से बचाना, कर्ज मुआफ़ करना जैसी कई मांग शामिल हैं। प्रोग्राम की सदारत जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने की। महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अकीदत की डुबकी लगाई और उसे एक यादगार तजुर्बा करार दिया। उन्होंने कहा कि मजहब से इंसान को सुकून मिलता है। I am one of the happiest like other devotees. This is a best ritual we can perform in our whole lifetime, and 50 crore people are taking a dip in this Kumbh Mela. Is shows that the great belief in the God. Lord Shiva should bless all of us. That is my request, and my special appreciation for the state and the central government for making an enormous arrangement. दिल्ली को कल नया वज़ीर आला मिलने वाला है। इस सिलसिले में दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, जहां हलफबरदारी तकरीब मुनक़्क़िद होगी। इस तकरीब में बीजेपी रियासतों के वज़रा आला और कई बड़े चेहरे शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा और विनोद तावड़े ने रामलीला मैदान का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली की महान जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री को भरपूर आशीर्वाद दिया है और जनता का आशीर्वाद जो जनादेश में बदला है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिल्ली में मिली। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है, पार्टी को संपर्क कर रहा है। हम आना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उन सब लोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हज वॉकथॉन 2025 का इनकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने शिरकत की। हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू का गुलदस्ता देकर खैर मकदम किया। वहीं प्रोफेसर मजहर आसिफ, वाइस चांसलर
वाइस चांसलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भी किरण रिजिजू को गुलदस्ता और यादगारी तोहफा पेश करते हुए उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर किरण रिजिजू ने तमाम आज़मीन हज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि आप सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ये मौका मिला। ये मौका सिर्फ खुश नसीबों को ही मिलता है। और से सबसे पहले मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि आज बहुत ही ख़ास कार्यक्रम में आपके बीच में आया हूं। और मैंने ज़िंदगी में बहुत फिट इंडिया का वाकाथॉन देखा है, बहुत सारा कार्यक्रम, दौड़ना चलना बहुत देखा है। ये हज में एक बार ज़रूर जाना है अपने ज़िंदगी में। तो आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि लाखों लोग एप्लीकेशन देते हैं और आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए मैं तहे दिल से फिर आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप बहुत ही ज़िंदगी का इतना अहम यात्रा में आप जा रहे हैं हज में। और फिर हम मौका लगे तो फिर आपको मुलाकात करेंगे हम कहीं, और आपको शायद सी ऑफ करेंगे एयरपोर्ट में कहीं। जितने भी हज इस यात्रा में जाने वाले जितना हाजी हैं, बहुत सही सलामत आप जाएं इबादत करके। अल्लाह का दुआ आपके सर पे रहेगा और सही सलामत आप वापस हिंदुस्तान लौट के आए। उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू हुआ। पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के अराकान असेंबली ने ऐवान के बाहर नारे लगाए। एसपी एमएलए ने जारहाना मौक़िफ़ अपनाया और हाथों में प्ले कार्ड लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने अमन व अमान जैसे मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को घेरा। उन्होंने हुकूमत पर महाकुंभ भगदड़ में होने वाली अमवात की तादाद छुपाने का भी इल्ज़ाम लगाया। अपना महिमा मंडन कराया। सरकार ने वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया। सरकार ने कुछ लोगों का व्यापार बढ़ाने का काम किया और वहां पर भगदड़ में हुई मौतों का आंकड़ा छुपाने का पाप भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी कि जितने लोगों की मौतें हुई है, चाहे वो भगदड़ स्थल पर हुई हो या वहां पर ड्यूटी कर रहे लोगों की हुई हो या वहां पर आने वाले रास्ते में जो एक्सीडेंट हुए, दुर्घटनाएं हुई है, उनकी जो मौतें हुई है, सभी परिवारी जनों को 25-25 लाख के मुआवजे की राशि पहुंचा करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम करे, अपने पाप का प्रायश्चित कराने का काम करे। समाजवादी पार्टी एक सशक्त विपक्ष के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को झूठे आंकड़े देकर गुमराह करने का काम कर रही है, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, नौजवानों से संबंधित हो या समाज का जो हर वर्ग त्रस्त है, उन सब की मांग उठाकर उनका विरोध कर यहाँ पर भी और सदन। नेपाली कांग्रेस पार्टी के तलबा विंग के अराकीन ने काठमांडू में एक एहतजाजी मुजाहरा किया जिसमें नेपाली तालिबे इल्म के लिए इंसाफ का मुतालबा किया गया, जिसने KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे साल के तालिबे इल्म की तरफ से मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने के बाद खुदकुशी कर ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद थानी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर के दरमियान होने वाली बातचीत में हिंदुस्तान और कतर के बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ की गई। शेख तमीम का आज राष्ट्रपति भवन के सहन में रस्मी इस्तकबाल किया गया। अमीर कतर के दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी में ताउन सबसे अहम मौज़ूआत में शामिल हैं। इंडिया कतर बिजनेस फोरम का इफ्तिताही इजलास दिल्ली में शुरू हुआ। इस इजलास में हिंदुस्तान की जानब से मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल और दीगर ने शिरकत की। ये इजलास हिंदुस्तान की वजारत तिजारत और कतर की वजारत तिजारत की जानब से मुनक़्क़िद हो रहा है। इस मौके पर पीयूष गोयल ने खिताब करते हुए कहा कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आप सबका इंडिया कतर बिजनेस फोरम में खैर मकदम कर रहा हूँ, जो कि एक अहम प्लेटफॉर्म है। पीयूष गोयल ने कहा कि ये इजलास इस बात का सबूत है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम है और उम्मीद है कि ये फोरम दोनों ममालिक के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिसादी इंज़माम और खुशहाली की राह हमवार करेगा। We are set for a transition in the world. We are set for a transition in our own relations, be it in trade, be it in greater investments, flowing both sides, working towards balanced trade as we move forward.
And I think this transition is going to rest on the pillars of sustainability. It's going to rest on the pillar of entrepreneurship and energy. We have a huge startup ecosystem in India, which will be very inviting for investments coming in from Qatar. And we are looking at technology. These three pillars will define how we are going to work together in this changing world, where every 10 or 20 years we see a great reshuffle, both in the कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने महाकुंभ मेले को लेकर मरकजी और उत्तर प्रदेश हुकूमत को निशाना बनाया। राशिद अल्वी ने कहा कि महाकुंभ मेले में मरने वालों की हकीकी तादाद छुपाई जा रही है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मुझे जहां तक इत्तलात हैं, भगदड़ में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और मरने वालों की नाशें गंगा में बह रही हैं और हुकूमत कह रही है कि नाशें कोविड के दौर की हैं। यमुना की सफाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी दिल्ली के अंदर सरकार तो नहीं बनी। दिल्ली के अंदर अभी मुख्यमंत्री भी तय नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर यमुना की सफाई शुरू करा दी और तेजी के साथ हो रही है और 3 साल के अंदर मुकम्मल साफ हो जाएगी। तो एलजी साहब अभी तक कहां गायब थे? क्यों नहीं यमुना की सफाई करा रहे थे? अगर एलजी को ये हक हासिल है, ये इख्तियार हासिल है कि वो करा सकते थे और निश्चित तौर से वो करा सकते थे, तो जिम्मेदारी उनकी है, उन्होंने क्यों नहीं यमुना की सफाई कराई? दिल्ली की जनता उनसे पूछती है बीजेपी से। इसका मतलब है कि आप आम पार्टी को बदनाम करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप दूसरों पर इल्जाम लगाते थे और यमुना की सफाई नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के साथ यही सलूक करती है और इसके लिए अगर यमुना अभी तक गंदी है तो उसके लिए एलजी और बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति निगेटिव राजनीति है, नफरत फैलाने वाली राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लव जिहाद। मुकेश अंबानी की क़यादत वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को इस हफ्ते बड़ा झटका लगा है। उसे सिर्फ एक हफ्ते में 67,526 करोड़ का नुकसान हुआ। कंपनी को सिर्फ 5 तिजारती सेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी के हिस्से जुमे को 10,000 रुपये पर बंद हुए थे। ताहम भारी नुकसान उठाने के बावजूद मुकेश अंबानी 90.3 बिलियन डॉलर की मजमूई मालियत के साथ एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।